Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business environment. Today, we'll discuss about the globalization topic. Now, start with the content part. Today, content, what we are going to discuss in this particular topic, that is what meaning of the globalization and the factor and causes of globalization. Then discuss about the impact of globalization and major initiative under the new economic policy. As you know that globalization is last feature of the new economic policy in 1991. The first feature is liberalization, then privatization, then globalization. Liberalization and privatization we have already discussed in the earlier section or earlier lecture. And today we are going to discuss about the last feature of the economic policy, that is the globalization. The term globalization referred to as the integration of the economy of the nation with the world economy. Whenever the any economy of the nation is integrated with the other economy of the अदर नेशन, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. जब एक भी इकोनॉमी अदर इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देती है, कोई भी किसी भी नेशन की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाती है, इंटीग्रेट करती है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज अ रैपिड प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरकनेक्टेड बिटवीन द कंट्रीज एंड एमएनसीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रैपिड इंटीग्रेशन, बहुत इजी, बहुत ही रैपिड स्पीडली इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्टेडनेस होता है बिटवीन द कंट्रीज. तो ये इंटरकनेक्टेडनेस और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इट मींस दैट जब कोई भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है, जब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को मूव करती है दो कंट्री के साथ, तो इससे क्या होता है? जब दो कंट्री के साथ करती है तो एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है और इंटीग्रेट हो जाती है. क्यों होती है? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन वन कंट्री टू अनदर इकोनॉमी. इट मींस देयर इकोनॉमी इज कनेक्टेड विद द अदर इकोनॉमी. लेट्स सपोज इंडिया है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया यूएसए से कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी चीज को इम्पोर्ट कर रहा है यूएसए से, तो इट मींस यहाँ पर ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन इट हैपन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से, जैसे इंडिया जो है यूएसए की इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रही है, इंटरकनेक्टेड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करके. और यू कैन से दैट ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया यूएसए में, या इंडिया की कोई भी एमएनसीज है जो यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रही है, या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है. जब कोई भी चीजें इस तरह का एक ट्रांसफर होता है, टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट का, मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन होता है. पहले क्या था? पहले इन अ प्रीवियस टाइम और प्रीवियस डिकेड देयर इज नो मूवमेंट बिट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. देयर रेस्ट्रिक्शन between the movement of the goods and services and investment and technology between among the countries के बीच में restriction था. limited goods and services को आप और investment and technology को आप move कर सकते थे. but after the globalization you can easily export and import the goods, easily can move the investment, and easily can move the technology from one country to another country due to the globalization, and this process is known as globalization. And then one more thing is here you need to understand, movement यहाँ पर on not only the goods and service, investment, टेक्नोलॉजी का होता है. जब भी कोई भी एक कंट्री जो होती है उसका पीपल का मूवमेंट होता है. जब एक पर्सन इंडिया का है वो यूएसए चले गया या वो जापान चले गया, तो इट मीन्स क्या हुआ? इट ऑल्सो comes under the process of globalization. पहले इजीली एक पर्सन दूसरी कंट्री में ज्यादा नहीं जा सकता था, बहुत रेस्ट्रिक्शन होती थी, बट ये रेस्ट्रिक्शन रियली रिमूव हो गई और ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. नाउ यू कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन मे बी डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री. जब एक इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से इंटीग्रेट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, दैट प्रोसेस नोन एज ग्लोबलाइजेशन. एंड अंडर द कंडीशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए कंडीशन क्या होती है? देयर मस्ट बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, मूवमेंट ऑफ पर्सन, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. That is a condition, and that basically a condition
for the globalization process. What is the definition of globalization which is given by the WHO? WHO ने एक definition दी थी globalization की. Globalization increase the interconnectedness, interdependence of the people and country. It generally understood two interrelated elements. The first one is the opening of the international border to increase fast flowing goods and service and finance, people and ideas. जब भी एक country से दूसरी country में goods and services, finance और people ideas transfer होते हैं, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज द जब भी कोई भी कंट्री जो होती है अपनी पॉलिसी और अपने इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल की जितनी इस पॉलिसीज में जब चेंजेस लाती है ताकि वो इजीली दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट हो पाए, दैट आल्सो कम अंडर द ग्लोबलाइजेशन. दैट इज अ डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय द WHO. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फैक्टर एंड कॉजेस दैट एनेबल द ग्लोबलाइजेशन. क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है? द फर्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी. रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, as you know, the mobile and has been one major factor that stimulate the globalization process. ये stimulate करता है, mean increase करता है globalization की process को. It has been much more faster delivery of the goods and services. Technology से क्या होता है? Goods and services ज़्यादा speed से across the long distance possible at lower cost. आप एक goods को दूसरी goods country से आराम से export कर सकते हैं, easily आप cross से कर सकते हैं technology के through. Information and technology play an important role in spreading out the production and services across the world. और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया है. इस चीज का जैसे एनहांसमेंट हुआ उस वजह से ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज स्प्रेड होते हैं अक्रॉस द nation, and such as internet, email, mobile phone. As you soon you have seen that जैसे जैसे इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन का यूज बढ़ रहा है, the growth of globalization is increased because they help the MNCs to operate throughout the world. Now moving toward the next factor that responsible for globalization, that is a liberalization. And liberalization, it means that liberating the restriction of the government. It means restriction of the trade, restriction of the investment is reduced due to the liberalization, and this leads to globalization. Now second point, that is a WTO. As you know that इंडिया को लोन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 1980 में, तो दैट पीरियड ऑफ अ टाइम IMF एंड WTO ने कंडीशन रखी कि वो तभी लोन प्रोवाइड करेंगे इंडिया को उनके फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए जब वो इस कंडीशन को मानेंगे कि वो फ्री ट्रेड करेंगे. और ये कंडीशन फ्री ट्रेड इंडिया ने अपनाई, तभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई. उसमें फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ कि इजीली एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगी, दूसरी कंट्री को आप मना नहीं कर सकते. आप इजीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी क्वांटिटी डिसाइड नहीं होगी. नंबर ऑफ गुड्स कैन बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट थ्रू द फ्री ट्रेड. तो ये बैरियर हट गया ट्रेड के जितने भी थे. तो ये सब चीजें होने से क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ. हम ज्यादा से ज्यादा एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इजीली जुड़ सकती है, इंटरकनेक्ट और इंटरडिपेंडेंट हो जाती है. Another factor that is responsible for globalization, that is improved transport. As you know that the development of the refrigerator and the container transport, bulk shipping, improved air transport has allowed the way easy mass movement of the goods throughout the world, and this assists the globalization. जैसे जैसे शिपिंग का, ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग का, एयर के थ्रू जितना ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे एयर ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ तो ये सब से क्या हो गया? ज्यादा ज्यादा गुड्स सर्विसेज जो थे, गुड्स एंड सर्विसेज इजीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो पाए, एंड दैट assists the globalization process. Now next, that is a free trade agreement. MNCs and rich capitalist country have always promoted global free trade as they are of increasing their own wealth and influence. और ये भी एक रीजन रहा जिस वजह से क्या होता है? As you know, the international organization, World Trade Organization and the IMF also promote the free trade. We have discussed in WTO top कि उन्होंने फ्री ट्रेड बैरियर के लिए कहा था. तो ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिस वजह से क्या हो गया? एक कंट्री दूसरी कंट्री में इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी. इस वजह से क्या होगा? आपस में दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगी. कनेक्ट हो पाएंगे में एक को दूसरी से इनकम मिलेगी, दूसरी को किसी से इनकम मिलेगी, तो दोनों एक दूसरे से इकोनॉमिकली ज्वाइंट हो गए. Now the last topic, the last factor that responsible for globalization, that is a global banking. Global banking का means ये होता है कि modern communication technology allow the vast
amount of capital to flow freely and instantly throughout the world. आप इजीली बहुत ज्यादा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली ट्रांसफर करते हैं थ्रू द बैंकिंग प्रोसेस. तो ग्लोबल बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू भी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ. अब एक कंट्री जो है वो इजीली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर कर सकती है बैंकिंग के थ्रू दूसरी कंट्री में. Even you can also send money to your friends who is living in USA. तो ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन के असिस्ट करता है. नाउ द लास्ट फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन, दैट इज अ ग्रोथ ऑफ एमएनसी. एमएनसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. एमएनसीज क्या होते हैं? एमएनसीज मीन मल्टीनेशनल कंपनीज, इज अ कंपनी दैट ऑपरेट इन होम कंट्री एंड एज वेल एज इन अदर कंट्री. ऐसी कंपनी जो अपनी होम कंट्री में तो रहती है, साथ ही साथ वो अदर कंट्रीज में भी अपना बिजनेस करती है. दैट उस कंपनी को क्या बोलते हैं? एमएनसीज. द रैपिड ग्रोथ ऑफ द बिग एमएनसी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड एंड नाइकी इज अ basically reason of the globalization. And the investment of NBC in the farm mines factory across the world is a major part of the globalization. तो MNCs क्या करती है? दूसरी कंट्री में चली जाती है और अपनी होम कंट्री में अटैच्ड रहते हुए भी दूसरी कंट्री में आराम से अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करती है. इससे भी क्या हुआ? MNCs वो हर एक बिजनेस पर्सन ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा MNCs ओपन करूं, मीन्स मेरी ब्रांच मल्टीपल कंट्रीज में स्टेब्लिश हो. और इस MNCs की वजह से मैक्सिमम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एनहांसमेंट मिला और फैक्टर बना, जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन और इंक्रीज हुआ. और ग्लोबलाइजेशन अलाउ द MNCs टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑन द मास स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड. नाउ मूविंग टुवर्ड द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? क्या क्या बेनिफिट हमें मिलता है ग्लोबलाइजेशन से? ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिटनेस अमंग द प्रोड्यूसर. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन इंक्रीज होता है प्रोड्यूसर में. जितने प्रोड्यूस करने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके बीच में कंपटीशन रहता है. ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि कोई बैरियर नहीं है. एंड द लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर क्रिएट हो जाते हैं. फॉरेन प्रोड्यूसर मीन जो फॉरेन से आए हैं, जो इंडिया में स्टेब्लिश हुए हैं. लोकल मीन जो लोकली अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी गुड्स को. और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी with a minimum cost to the customer. And this leads to this is the impact of the globalization की वजह से ये पॉसिबल है. तो कस्टमर को मैक्सिमम हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का मौका मिल जाता है. मींस कस्टमर गेट द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स विद द लोअर प्राइस. तो इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज जाएगा कंज्यूमर का और एक जनरल पब्लिक का. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट impact of the globalization, that is the MNCs increase their investment in India. MNCs क्या करती है? MNCs दूसरी कंट्री में जाके या तो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी, अपने गुड्स को सेल आउट करेगी, या वो दूसरी कंट्री में जाके स्टेब्लिशमेंट करेगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी. जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है किसकी वजह से? MNCs की वजह से. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज थ्रू द MNCs. तो ये भी एक रीजन, ये भी एक इम्पैक्ट है, एक बेनिफिट है जिसकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिलता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है. नाउ द अनदर पॉइंट दैट I have mentioned is increase in employment. Globalization से number of jobs and large number of job is created, क्योंकि large number of producer create हो जाते हैं और large number of jobs create हो जाती है. क्योंकि लोकल कंपनीज जो होती है उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्शन देना होता है. एंड प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो न्यू जॉब्स क्रिएटेड होती है एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है. नाउ अनदर फैक्टर इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन. whenever we talking about the globalization, it means that ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इट मीन्स दैट मोर टेक्नोलॉजी कम्स इनटू इंडिया एंड इट increase the quality of a product and as well as increase the competition level. तो ये एक बेनिफिट होता है जिस ग्लोबलाइजेशन के इन टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है. अनदर बेनिफिट लार्ज कंपनीज टू रियलाइज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. हर एक कंपनीज को ज्यादा ज्यादा एक्सपेंशन का मौका मिलता है. मींस वो अपने इंडिया में रहने के अलावा वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है? MNCs ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहती है. तो यहाँ MNCs का एनहांसमेंट होता है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, particularly those involving IT. IT में भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा
आईटी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है आईटी सेक्टर को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, और यू कैन से द एक्सपोर्ट टू द डेवलप्ड कंट्री। और डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दीज आर द बेसिकली टॉपिक यू कैन say benefits. This is the diagram I have mentioned here. Red mark is shows the disadvantages, and the yellow mark, orange mark is shows the benefits, risk and benefits. They have mentioned the last point, that is all about the what is a disadvantages. इंटरडिपेंडेंस हो जाता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि एक कंट्री को लॉस होगा दूसरी कंट्री को लॉस होगा, बिकॉज बोथ कंट्रीज आर इकोनॉमिकली ज्वाइंटेड एंड इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ इंटरडिपेंडेंस के कारण एक कंट्री को लॉस होगा दूसरी कंट्री को लॉस होगा, तो एक इंटरडिपेंडेंस के कारण लॉस शेयर होता है। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, कोई कंट्री अपनी नेशनलिटी को मेंटेन नहीं कर पाती है, थ्रेट टू सोवेनिटी। एंड इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये कि जो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो मैक्सिमम रिच नेशन है, वो ज्यादा ज्यादा बेनिफिट लेंगे, एंड जो डेवलपिंग नेशन है उनको ज्यादा इतना बेनिफिट नहीं मिलता, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ जाती है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। तो now moving to the major initiative of the new economic policy. As you know that new economic policy 1991 basically is all about the liberalization, privatization and globalization, जिसको हमने अब डिस्कस किया, ग्लोबलाइजेशन को हमने आज डिस्कस किया। ये सब पॉइंट्स है यू कैन मेंशन, और एज वेल एज यू कैन मेंशन ऑल दोस पॉइंट यू हैव मेंशन इन इंडिविजुअली। लिबरलाइजेशन में जो आपने पॉइंट्स मेंशन किए, जो आपने प्राइवेटाइजेशन में मेंशन किए और ग्लोबलाइजेशन में मेंशन किया, आपको इंडिविजुअली उसमें आप इनिशिएटिव लिख सकते हैं which comes under the new economic policy, because new economic policy is basically combined form of LPG. तो ये मैंने मेंशन कर दिया है, you can go through this. Thank you my dear student.